गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम अपना एक नया टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव, चैप्टर 2 11 कक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है। ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे या तो ये थियरी पूछी जा सकती है या तो इस थियरी के आधार से कुछ एग्जाम जो आपको 11वीं कक्षा में अभी जो यूनिट टेस्ट होगा उसके साथ साथ जो दूसरी और भी टेस्ट होगा उसके अंदर इसके आधार से कुछ एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। तो पहले हम थियरी देखते हैं, उस थियरी के आधार से उसके एग्जाम्पल देखते हैं। थियरी बहुत ही आसान है, कुछ उसके अंदर जो पॉइंट है जो हमें समझने हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव बताया। प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव में क्या होता है तो उसका एक प्रयोग किया सन 1887 में। प्रयोग में उन्होंने क्या किया तो प्रयोग में उन्होंने कुछ एक धातु के तौर पे या तो पोटेशियम ले सकते हो, सीजियम ले सकते हो या रुबिडियम ले सकते हो, उसकी सतह के ऊपर कुछ आवृत्ति वाले प्रकाश को आपात किया। कुछ आवृत्ति वाले प्रकाश को आपात किया। जैसे ही उन्होंने कुछ आवृत्ति वाले प्रकाश को आपात किया तो उन्होंने देखा कि उस धातु में से क्या निकल रहे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। निकलने को यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, निष्कर्षित लिखा है। कुछ शब्द एनसीईआरटी के हैं जो हमारी व्यवहारिक जो भाषा से कुछ विपरीत है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकले और उस इलेक्ट्रॉन निकले को मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन निष्कर्षित होते। इस प्रभाव को जो प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव कहा गया। दोबारा बोल देता हूं, धातु ली, कुछ धातु ली, उसके ऊपर कुछ आवृत्ति वाले प्रकाश को आपात किया। जैसे ही प्रकाश को आपात करते हैं वैसे ही जैसे वो धातु की सतह से टकराया उस धातु में से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। वो साइड में आप चित्र देख सकते हो जहां से रेड लाइन से आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आगे हम देखते हैं उस प्रयोग के आधार से जो प्रभाव हुए उन प्रभाव को उन्होंने नोट किया और उसके बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले उन्होंने नोट किया कि जैसे धातु की सतह पर प्रकाश की पुंज टकराती वैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश की पुंज यानी कि प्रकाश की किरण टकराएगी वैसे ही क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब उसमें कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे यानी कितने इलेक्ट्रॉन निष्कर्षित होंगे, तो उन्होंने कहा कि निष्कर्षित हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या और जो प्रकाश की पुंज की तीव्रता दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, समानुपाती होते। समानुपाती होने का मतलब क्या बच्चों, तो जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश की पुंज होगी उतनी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन जो निष्कर्षित होंगे। या फिर ऐसा अगर प्रकाश की तीव्रता कम होगी, प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। समानुपाती का मतलब अगर ये ज्यादा है तो वो भी ज्यादा होगा, अगर ये कम है तो वो भी कम होगा। यानी कि जो निष्कर्षित हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या और जो प्रकाश की तीव्रता वो एक दूसरे से क्या होता है, समानुपाती होता। तीसरा क्या है कि क्या ऐसा कोई भी प्रकाश की किरण की तीव्रता वाला डाल दे तो दिखाई देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान में रखिए, कोई भी प्रकाश की तीव्रता का हम प्रकाश का पुंज यानी कोई भी तीव्रता वाला हम प्रकाश का पुंज अगर धातु के ऊपर डाल दें तो क्या वो दृश्यमान होगा, बिल्कुल नहीं। उनके लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। हर एक धातु की एक स्पेसिफिक संरचना होती है जिसके आधार से उनकी एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। अगर उस न्यूनतम आवृत्ति से कम वाला प्रकाश की तीव्रता वाला आप डालोगे तो दृश्यमान होगा नहीं। हाँ, अगर उससे ज्यादा तीव्रता वाला डालोगे, ज्यादा आवृत्ति वाला डालोगे तब वह दृश्यमान होगा। यानी उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम V0 से दर्शाते हैं। यानी कि जो प्रकाश की पुंज की जो एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। और दहलीज ऊर्जा को हम कैसे दर्शाते हैं, V0 के आधार से। कैसे दर्शाते हैं, V0 के आधार से। अब यही चीज समझाने के लिए प्रयोग करते हैं, यही चीज समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग में मान लो कि हमने क्या ली, पोटेशियम धातु ली, पोटेशियम धातु ली, उसके ऊपर में लाल रंग का प्रकाश जिसकी आवृत्ति हमको यहाँ पे दर्शाइए 4.3 से लेकर 4.6 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाला प्रकाश में डाला। किसके ऊपर भाई,
पोटेशियम धातु के ऊपर, और ये कौन से रंग का प्रकाश है? लाल रंग का। कौन से रंग का प्रकाश है? लाल रंग का। यानी लाल रंग की जो प्रकाश की पुंज मैं पोटेशियम धातु के ऊपर डाल रहा हूं, लेकिन वह दृश्यमान हुई नहीं, वह दृश्यमान हुई नहीं, लेकिन कई घंटों तक डाल, यहाँ पे मैं बताया कई घंटों तक जो लाल रंग की प्रकाश मैंने पोटेशियम धातु के ऊपर प्रसार किया, लेकिन दृश्यमान हुआ नहीं। ये प्रयोग से सिद्ध हुआ है, ऐसा उन्होंने प्रयोग किया था, जो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कई घंटों तक 4.3 से लेकर 4.6 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज की लाल रंग की प्रकाश की पुंज उन्होंने पोटेशियम धातु पर आपात की, लेकिन वह दृश्यमान हुई नहीं, जिससे तय हो गया कि भाई पोटेशियम की जो दहलीज आवृत्ति है इससे क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी, यानी ये दहलीज आवृत्ति से भी क्या है? कम आवृत्ति वाला है, इसीलिए तो दृश्यमान हुआ नहीं। फिर उन्होंने लाल रंग की जगह पीले रंग का प्रकाश लिया, लाल रंग की जगह कौन से रंग का लिया? पीले रंग का प्रकाश लिया, और पीले रंग के प्रकाश की जो आवृत्ति है वो 5.1 से 5.2 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है। जब वो पोटेशियम धातु के ऊपर उन्होंने आपात किया, तब उनको वह जो पीले रंग की जो प्रकाश है वो दृश्यमान हुई, वह दृश्यमान हुई। तो वो दृश्यमान होने के कारण हम बता सकते हैं कि पोटेशियम धातु की दहलीज ऊर्जा कितनी होगी? 5.1 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। इससे कम आवृत्ति वाला जब प्रकाश आप पोटेशियम धातु पर डालोगे तो वो दृश्यमान होगा नहीं, जबकि उसकी ज्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश आप डालोगे तब वह दृश्यमान होगा। यह कैसे सिद्ध हुआ? प्रयोग के आधार से। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर दहलीज ऊर्जा से कम आवृत्ति वाला प्रकाश आप किसी धातु के ऊपर आप जब आपात करोगे तो वह दृश्यमान होगा नहीं, लेकिन अगर दहलीज ऊर्जा से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आप किसी धातु पर डालोगे तो वह दृश्यमान होगा। अब हर एक धातु की इस तरह से दहलीज ऊर्जा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब उसके आधार से जो कुछ निष्कर्ष निकला वह बताते हैं। तो धातु की सतह पर प्रकाश के पुंज को टकराने से हमें क्या समझा? फोटोन को कण को टकराना, यानी ये जो प्रकाश की पुंज जो धातु की सतह पर टकराई उसे हमने क्या माना? फोटोन के कण टकरा। हमने क्या माना? फोटोन के कण। अब जैसे ही फोटोन के कण धातु के ऊपर टकराते हैं, जैसे ही फोटोन के कण धातु के ऊपर टकराते तो धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ निकाल देते? बाहर निकाल देते, यानी यूं ऐसा मान लो धक्का ही देते हैं। ये फोटोन के कण आए, धातु के ऊपर टकराए, और धातु में जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जाते निकल जाते, यानी फोटोन के कण जितनी अधिक ऊर्जा से क्या होंगे? टकराएंगे, उतनी अधिक ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। वो तो मैं यहाँ समानुपात कह दिया। यानी जितनी तेजी से फोटोन के कण धातु के ऊपर क्या होंगे? आपात होंगे, उतनी तेजी से धातु में से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निष्कर्षित होंगे। अब यहाँ पे जो हमने कहा है फोटोन की जो ऊर्जा है उसको मैं कैसे दर्शाता हूँ? hv के आधार से। h यानी प्लांक का अचरांक है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यह प्लांक अचरांक के आधार से कहते हैं, और v यानी कि आवृत्ति। v यानी क्या है? आवृत्ति। अब ये फोटोन की ऊर्जा हुई, तो जो बाहर निकले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्या? तो जो बाहर निकले इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा की ये मैंने सिंबल के तौर पर रखा है HV0। V0 H वो तो स्थिरांक है इसलिए वो वही रहेगा। V0 यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति थी उसे हम क्या कहते हैं? V0 के आधार से दर्शाते। और ये जो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन को W0 के आधार से दर्शाया जाता है। कार्यफलन को कैसे दर्शाया जाता है? W0 के आधार से। एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको ये परिभाषा पूछ सकते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं? तो धातु की सतह पर प्रकाश जो फोटोन के कण जब टकराते हैं तब उनमें से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनकी जो न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे हम HV0 से दर्शाते हैं उन्हें हम कार्यफलन कहते हैं।
भी 0 से दर्शा दिया। अब उन दोनों की ऊर्जा का हमने क्या लिया है, अंतर। फोटोन की ऊर्जा जो है वो और इलेक्ट्रॉन को निष्कर्षित होने के बाद जो न्यूनतम ऊर्जा है वो, तो उसको इक्वेशन से बताया था। फोटोन की ऊर्जा क्या थी, h और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या थी, h। तो उन दोनों का क्या लिया, अंतर लिया। तो इक्वेशन क्या बना, hv माइनस hv0। अब इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली बात, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा तो वो तो क्या करेगा, गति करेगा। उसने धक्का दिया ना भाई, फोटोन ने क्या दिया, धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया धातु की सतह पर, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और जब वो बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा, गति करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। गति करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति के साथ गतिज ऊर्जा क्या होगी, जुड़ी होगी। कौन सी ऊर्जा जुड़ी होगी, गतिज ऊर्जा, जो मैंने यहाँ पे लिखी। यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो निष्कर्षित हुई ऊर्जा hv0 था, उसके साथ ये मैंने किसका इक्वेशन लिखा है, गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv²। उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए तो वो जुड़ी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन रखा hv माइनस hv0 प्लस 1/2 mv²। यहाँ पे mv² मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे me इस तरह से बताया। E क्यों लिखा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m यानी क्या है, द्रव्यमान। m यानी क्या है, द्रव्यमान है। और E दर्शाया यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ पे v और यहाँ पे v देखा जाए तो ये पहले अभिश्री का और ये दूसरे अभिश्री, ऐसा अंतर क्यों बताया। ये जो v है वो क्या है, वेग। ये क्या है, वेग है। और जबकि ये क्या है, आवृत्ति। ये क्या है, आवृत्ति। बच्चों ध्यान से देखना, कैपिटल V होगा तो मैं आवृत्ति के आधार से बताऊंगा, और स्मॉल v लिखूंगा तो वो क्या होगा, वेग होगा। वेग की SI मात्रा क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड, और आवृत्ति की हर्ट्ज या सेकेंड में, उसके आधार से भी आपको पता चल जाएगा। h यानी प्लैंक अचर। अब इसी के आधार से हमें सवाल लिखने हैं, तो अब हम सवाल के ऊपर देखेंगे। आशा रखता हूँ ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो इक्वेशन बना hv माइनस hv0 प्लस 1/2 mv², इसी इक्वेशन को हम दोबारा भी लिख सकते हैं। hv इज इक्वल टू hv0 प्लस 1/2 mv²। ध्यान में ये रखना, ये भी आवृत्ति का है और ये भी वेग का है। कंप्लीट। अब उसके आधार से हम एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। बच्चों अभी तक जो हमने जो इक्वेशन देखे थे उसकी बात कर देता हूँ। अभी जो हमने लास्ट वीडियो में c इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा, जो हमने इक्वेशन देखा था, c यानी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, v आवृत्ति, लैम्डा तरंग दैर्घ्य जिसकी SI मात्रा मीटर है, v बार यानी तरंग की संख्या, जिसके लिए इक्वेशन था 1/λ। और इस थियरी के आधार से जो अपना इक्वेशन निकलेगा E इज इक्वल टू h। E यानी कि फोटोन की ऊर्जा और V यानी कि जो आवृत्ति वो समानुपाती होती है। और समानुपाती का चिन्ह निकालने के बाद हमने क्या रखा, स्थिरांक h, यानी कि इक्वेशन हमारा बनेगा E इज इक्वल टू h। अब E इज इक्वल टू hv के आधार से इसके अंदर हमें कुछ एग्जाम्पल देखने हैं। ध्यान ये रखना है, यह V यानी क्या था, आवृत्ति। कई बार यहाँ पे इस तरह का भी इक्वेशन रखना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से आपको समझा देता हूँ। E इज इक्वल टू h, h यानी प्लैंक अचरांक, और प्लैंक अचरांक की जो वैल्यू है प्लैंक स्थिरांक की 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब V यानी क्या था, आवृत्ति। यहाँ पे भी V यानी क्या है, आवृत्ति। देयरफॉर V इज इक्वल टू आवृत्ति इज इक्वल टू c/λ होगा। और वही इक्वेशन में यहाँ रखो तो E इज इक्वल टू क्या होगा, h/c/λ। यानी ये V की वैल्यूएशन मैंने यहाँ पे रखी, यानी E आवृत्ति के लिए दो इक्वेशन हो जाएंगे, hv और hv यानी क्या होगा, hc/λ। अब उसके आधार से हम कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको बहुत ही आसान है, आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है उसकी सबसे पहले बात कर देते हैं। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी ये आवृत्ति हमें दे दी। आवृत्ति की वैल्यू, किरण वाले जो विकिरण की 1 मोल फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करनी है, E। और क्या दे दिया है, V दे दिया। क्या दे दिया है, आवृत्ति दे दी है। अब हमें क्या निकालना है,
6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, नीचे लिख देता हूं, गुणा अब V यानी आवृत्ति कितनी थी, तो वो थी 5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। अब इसकी SI मतलब क्या थी, जूल सेकेंड, हर्ट्ज यानी क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंड इनवर्स। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा, तब हमें क्या मिल जाएगी, आवृत्ति। मैं कैलकुलेटर से गुणा कर रहा हूं, आप देख सकते हो 6.626 गुणा आप क्या करोगे, 5 करोगे तो जो आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 33.13। अब गुणा 10⁻⁻34 प्लस 40, ठीक है। तो घात का इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33.13 गुणा 10⁻⁻34 प्लस 40, दोनों का जब आप जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा -20। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा -20। ऐसा है मात्र क्या आ जाएगी, यह सेकेंड और ये सेकेंड इनवर्स क्या होगा, निकल जाएगा, बचेगा क्या, जूल, बचेगा क्या, जूल। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको संख्या जो दशांश चिन्ह से बता दिया था, ये आंसर सही गिना जाएगा नहीं, इसको एक पॉइंट कहां लाना पड़ेगा, आगे। तो 3.313 गुणा 10 की घात। अब ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप मैं कहां पे आया, लेफ्ट साइड आया हूं, कहां पे आया हूं, लेफ्ट साइड। तो घात में मुझे कहां जाना पड़ेगा, राइट साइड, मैंने आपको सिखाया। संख्या के अंदर एक स्टेप में कहां आ जाता हूं, लेफ्ट साइड, तो घात के अंदर मुझे एक स्टेप कहां जाना है, राइट साइड। तो संख्या पद्धति के अंदर आपको पता है यहां पे क्या होगा, -20 -19 -18, इस तरह से होगा। एक स्टेप मैं लेफ्ट साइड आया तो घात के अंदर एक स्टेप मुझे कहां जाना है, राइट साइड। तो ये एक स्टेप में कहां गया, राइट साइड गया, राइट साइड की ओर। तो राइट साइड की ओर जाने पर क्या आता है, -19 जूल। यानी कि जो एनर्जी आ गई 3.313 गुणा 10 की घात -19 जूल, ये कितने की है, एक कण की। ये कितने की है, एक कण की है। हमें कितने की निकालनी है, 1 मोल की निकालनी है। तो 1 मोल की निकालने के लिए तो 3.313 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1 मोल के लिए आपको इक्वेशन दिया था 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। यानी एक कण कितनी है, यानी कि एक कण हुआ फोटोन का, अब फोटोन की 1 मोल में कितने कण होंगे, तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु में। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। एक कण की थी, अब 1 मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो दोनों का गुणा करेंगे तो वो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये -19 है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको 1 मोल गुणा कर लीजिएगा, 1 मोल फोटोन की एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। गुणा कर देते हैं हम, ध्यान में रखिएगा। तो गुणा में क्या करना है आपको, 3.13 गुणा 6.022, उसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 18.84। एक आ जाएगा तो उसको 5 में कन्वर्ट कर देता हूँ, गुणा 10⁻, यहाँ पे क्या था -19 और प्लस कितना आएगा 23। अब -19 प्लस 23, अब जानते हो बच्चों कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब इन दोनों का आप गुणा करोगे तो उस तरह से ये कितने में आ जाएगा, जूल आ जाएगा। अब इसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, उस तरह से आ जाएगा।